नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और आज से सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुप्रभात। और आज हम लेके चलेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी का। हमने पिछली क्लास में संचयन पाठ्य पुस्तिका का सेकेंड टॉपिक हमने लिया था सपनों के से दिन, गुरुदयाल सिंह जी का, और उसका कुछ प्रथम अंश हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा कि बचपन एक अनोखा काल होता है। गुरुदयाल सिंह ने अपने बचपन की यादों को, उनके सपनों को आपके सामने सजोया है कि हम ग्रामीण अंचलों में रहा करते थे, सरकारी विद्यालय में पढ़ा करते थे। छुट्टियां लगती तो कभी नानी के घर, कभी नानी के घर नहीं जा पाते तो अपने ही घर तालाबों में नहाया करते, और इस तरह से कभी कभी डूब जाया करते। कोई कहता कि भैंस की पूंछ पकड़ लो, कभी कोई क्या कहता, कभी कोई क्या कहता। ऐसे डूबते ऊपर आते, डूबते ऊपर आते, और ऐसे हम तैरना सीख जाते। फिर हमने पढ़ा कि स्कूल से हमें घर होमवर्क मिलता, कम से भी कम 200 प्रश्न होते, और 1-1.5 महीने की छुट्टियां होती। हम प्लान बनाते कि एक दिन में यदि 20 प्रश्न करेंगे तो यह होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। आधा समय तो खेल कूद में बीत जाता, आधा इधर मस्ती करने में बीत जाता। पढ़ने का नाम नहीं। कभी नानी के घर चले जाते तो पुस्तकें अपने बाबा के घर रह जाती, कभी पुस्तकें कहाँ गुम हो गई, कभी क्या हुआ, कभी बस्ता गुम हो गया, कभी स्कूल में रह गया। ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में रहीं। फिर धीरे धीरे वक्त खेल कूद में बीत जाता, होमवर्क नहीं करते। फिर जब अंतिम समय आता तो हमें अध्यापकों का डर सताने लगता, और स्कूल में जाना हमें ऐसा लगता जैसे तो हम किसी कैद खाने में पड़े हुए हैं। फिर इतना पढ़ने के बाद फिर हमने थोड़ा सा और आगे पढ़ा कि हमारे विद्यालय का एनवायरनमेंट ऐसा था, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, पुष्प सारे ऐसे आए हुए थे। तब भी हमें न जाने कैसे विद्यालय में बदबू सी आती, किताबों कॉपियों में बदबू आने लगती। क्यों आने लगती? क्योंकि हमें पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे गांव के अधिकतर परिवारों के बच्चे तो शुरू से ही नहीं पढ़ते, कुछ पढ़ते तो उनके माता पिता बीच में ही पढ़ाई छुड़ा देते। जब प्रधानाचार्य मदन मोहन शर्मा जी गांव का एक दौरा करते, सर्वे करते, और माता पिता अभिभावकों को बताते कि शिक्षा के महत्व को समझाते, तो वो कह देते कि साहब हमें बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना। एक हमारे ही गांव में एक वह है बही खाता सिखाने वाला, उसके पास 1-8 महीने भेज देंगे, हिसाब किताब करने लग जाए। क्यों? क्योंकि कुछ परचूनी दुकानों से जुड़े होते, कुछ आड़ती होते जो अनाज का लेन देन करते, तो वह अपने बच्चों को हिसाब किताब सिखा करके अपने ही साथ लगा लेते। फिर इतना पढ़ने के बाद स्कूल का जो एनवायरनमेंट देखता कि मदन मोहन शर्मा जी तो बिल्कुल शीतल स्वभाव के थे, और वहाँ के फिजिकल टीचर थे प्रीतम चंद जी, वो बिल्कुल ही अनुशासन प्रिय थे। उनको डिसिप्लिन, बिल्कुल बच्चों को डिसिप्लिन में रखते। जब प्रेयर होती सुबह की तो सारे बच्चे बिल्कुल लाइन से, और उन लाइनों के पीछे प्रत्येक अध्यापक खड़े हुए होते। और किसी की क्या मजाल कि पैर में यदि खुजली चलती तो वो दूसरे पैर से उसको खुजलाते। जो खुजला भी लेता तो चमड़ी उधेड़ने वाली बात को वह सार्थक कर देते, यानी चमड़ी उधेड़ ही देते। इतना पढ़ने के बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यस, पेज नंबर 24 तक हम पढ़ चुके थे। 24 पढ़ लिया था ना हमने? यस, तो 25 से चलें अब। परंतु हेड मास्टर जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। कैसे थे साहब उलट स्वभाव के? वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। क्या पढ़ाया करते थे? अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था
कि 5वीं श्रेणी में कभी उन्हें किसी गलती के कारण उनकी चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना है। क्यों? क्योंकि वह ऐसी बातें करते ही नहीं। वह बिल्कुल बच्चों के मन से जुड़े हुए थे, काफ़ी समझदार थे और वह बच्चों से काफ़ी बेहद प्यार भी करते थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम, यानी कहाँ पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। कहाँ पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। तो ऐसे ही हर कोई अध्यापक आता, चमड़ी उधेड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, इस तरह की बातें करता। अधिक से अधिक वह गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते। गुस्से में होते तो क्या करते? आंखों को झपकाते और अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते। तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी क्या करते? सिर झुका करके हंसा करते कि देखो कितना प्यार से मारा है। मुंह नीचा कर हंस देती वह चपत। तो जैसे हमें क्या कि भीका भाई की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, यानी बार बार इच्छा होती कि प्रधानाचार्य जी आए और फिर हम गलती करें, फिर हमें मामूली सी चपत लगाए, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। आगे चलो साहब। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए एक ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी क्या करते थे? रोते थे, चिल्लाते थे, स्कूल जाने से कतराते थे। हाँ, स्कूल जाया चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते हुए स्कूल अच्छा भी लगने लगता। भाई स्कूल से मोह क्यों हुआ? देखो आप, मोह स्कूल की पढ़ाई से नहीं हुआ, वहाँ की एक्टिविटीज से हुआ। देखो आप, जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय, कराते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ा कर क्या कहते? 1 2 3 कहते। तो झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में क्या करती? वह लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और कहते, शाबाश, वेल बिगेन अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाशी ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के साथ तमगे यानी मेडल जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाशी सभी मास्टरों की ओर हमारी सभी कॉपियों पर, साल भर की कॉपियों पर गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। यानी हमें गुड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्रीतम चंद की शाबाशी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा पुरस्कार हमारे जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहेब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की क्या? गुडविल शब्द का मतलब होता है एडजस्टमेंट, समायोजन। परंतु यह एक एहसास रहता जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते क्या? कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जगता है। यानी रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है क्या? कि विनय न मांगत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिना होई न प्रीत। जब समुद्र ने वहाँ का रास्ता नहीं छोड़ा, राम जी विनती करते रहे, हे समुद्र देव रास्ता छोड़ दीजिए, हे समुद्र देव रास्ता छोड़ दीजिए, हमें लंका में जाना है, हमें लंका में जाना है। लेकिन नहीं, 3 दिन तक विनती की, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने धनुष उठाया और कहना पड़ा क्या? कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। तो इसी तरह भय से ही प्रेम जागता है। यानी जब प्रीतम चंद जी का इतना भय था, ऐसा लगता कि प्यार करते तो हैं लेकिन उनका डर भी अत्यधिक हुआ करता बच्चों पर। ऐसे ही पीटी के प्रति हमारे
प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि अगर आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। फिर अगले चलो, हर साल अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। क्यों? क्योंकि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ही कमज़ोर। पुरानी किताबें कहाँ से आती? देखो आप, हमारे हेड मास्टर जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे, और वो क्या थे? वे धनाढ्य लोग थे, धन धान्य से संपन्न लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी यानी कक्षा आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उनकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते, और हमारे घर में किसी को पढ़ाई में दिलचस्पी न थी साहब। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती। तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। यानी क्यों रहा कि पुरानी किताबें मिल गई? इसलिए क्योंकि हमारे घर के बच्चे भी पढ़ते नहीं, बहुत कम पढ़ते, पहले दूसरे में पढ़ाई छोड़ देते, कोई तीसरी चौथी में, यानी 7वीं तक पढ़ने वाला मैं ही था। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रधानाचार्य का सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे को पुरानी किताबें दिलाई, लेकिन फ्री में किताबें दिलाई, और कॉपियाँ, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करती। परंतु उस ज़माने में 1 रुपये बहुत बड़ी क्या होती? रकम यानी शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा पैसा हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता। 1 सेर का मतलब 1 kg घी। 2 रुपये की 1 मन होता है 40 kg। 40 सेर गंधम यानी चावल आ जाया करता। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में से, यानी पिताजी 2 भाई थे, उनके परिवारों में से पहला लड़का था कौन? मैं, जो स्कूल जाने लगा था। परंतु किसी ने नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसके जिक्र को कुछ लड़के किया करते हैं। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों, पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन उदास होने लगता था। भाई, मैंने आपको कल भी पिछली क्लास में बताया, गंध यानी उसमें बदबू क्यों आती है? जब कोई भी कार्य हमारी रुचि के अनुकूल नहीं होता है तो हमें वह अप्रिय लगता है। बच्चों को शिक्षा अप्रिय क्यों लगती? क्योंकि पुराने ज़माने की जो शिक्षा पद्धति है वह अच्छी शिक्षा पद्धति नहीं है। उसमें समझाना कम, डांटना ज़्यादा, समझाना कम, रटाना ज़्यादा। तो बच्चे जो अच्छे रटने वाले बच्चे होते उनमें से वही रट पाते, बाकी तो कभी मुर्गा बनना, कभी डांट, कभी हाथ पे डंडे, तो इसी तरह से उनका जीवन चलता था। इसलिए उनको किताबों में क्या आती थी? बदबू आती थी। विद्यालय जाने में रोते थे, चिल्लाते थे, विद्यालय जाते ही मुंह लटक जाता था, विद्यालय में बच्चे सो जाते थे, उनका मन उदास हो जाता था। इसका ठीक ठाक कारण तो कभी समझ नहीं आया, परंतु जितना मनोविज्ञान, बच्चों का मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अभिरुचि का कारण यही समझ आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मार पीट का भय ही कहीं भीतर जम गया है। इसका मतलब क्या है कि क्यों आती थी? क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे सिलेबस बड़ा होता जाएगा, हमारी कठिनाइयाँ बढ़ती जाएगी, और हमें खूंखार से खूंखार अध्यापक मिलेंगे जो हमारी कम सुनेंगे और हमें डंडे ज़्यादा मारेंगे। फिर आगे चलो साहब,
यहाँ आ गए अपन, बैठ गया था। सभी तो नए न होते, कौन, परंतु 2-3 साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में ही पढ़ाते थे। यानी अध्यापक तो होते, जैसे छोटी 5th क्लास में किसने पढ़ाया वो 6th क्लास में आ गए, कुछ नए अध्यापक होते, कुछ पुराने होते, फिर वह आगे हमें पढ़ाते। कुछ ऐसे ही भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते थे, क्या, कि जैसे तो हम हरफन मौला हो गए, यानी हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ जैसे क्या चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। क्या कहते कि चमड़ी उधेड़ दूंगा, अरे उधेड़ क्या दूंगा, उधेड़ ही देते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक के रास्ते दोनों ओर जो गलियारे के झाड़ उगे हुए थे, उनकी गंध भी मन को उदास कर देती। यानी प्रत्येक प्रतिमान, यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि प्रत्येक प्रतिमान विद्यालय से जुड़े हुए रास्ते, पेड़ पौधे, वहाँ के कमरे, बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चौक, अध्यापक, उनकी ड्रेसें, उनकी किताबें, कॉपियाँ, यानी सब में बदबू ही बदबू आती और वह सब क्या करते, मन को उदास कर देते। लेकिन दूसरा पक्ष भी था, क्या, कि जो उनको अच्छा लगता था। वह क्या था, देखो अब दूसरा पक्ष क्या रखा इन्होंने, परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगता था। भाई क्यों लगता था कि मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउटों की परेड करवाते, क्या, लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह से विषय व्हील की मार्च कराया करते, फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते, तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं हैं, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो गए, अरे फौजी नौजवान हो गए। फिर चलो साहब आगे चलो कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था भाई, 1944। 1944 कब से चला था ये, 1939 से 1944। परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले ही उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे कि अभी विलायत में पढ़ रहा है, विलायत यानी विदेश में पढ़ रहा है, इसीलिए हमारे विदेशी रियासत भी, देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन क्या करते थे, भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुली मैदान में सामिया यानी ऊपर चांदनी लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित करते। उनकी एक गान अभी भी शायद हम कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दी पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते हैं। भाई इसमें आपको क्या समझ में आया, देखो, सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी। आपको ये बता देना चाहता हूँ
कि इतिहास के बारे में देखो आप, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कौन आए थे? महात्मा गांधी जी। उस समय इन्होंने, अंग्रेजों ने आकर के देश की समस्या बताई कि समस्या क्या है, कि साफ समस्या यह है कि भारत की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास नौजवान सैनिक नहीं हैं। महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत में सबसे निवेदन किया कि जितने भी नौजवान साथी हैं वो सेना में भर्ती हो जाओ। क्यों हो जाओ? इसलिए भर्ती हो जाओ कि जितने भी मराठा थे, पिंडारी थे, वो बार बार भारत पर आक्रमण करते, रियासतों को छीनते और लूट लिया करते, तो उससे मुक्ति पाने के लिए इस देश को बचाना जरूरी है। तो नौजवान सैनिक क्या हो गए? सेना में भर्ती हो गए। लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखी कि आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, इस तरह से हमारी शर्त माननी पड़ेगी। कुछ समय बाद जब अंग्रेज सक्षम हो गए, उन्होंने गांधी जी से जो वादे किए थे उन वादों पे वह न रहे और अपनी क्या करने लगे? मनमानी करने लगे। मनमानी करने लगे। जब मनमानी करने लगे तो आपसी वैचारिक टकराहट बढ़ी। उस समय गांधी जी ने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया साहब, कि हे अंग्रेजों, हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। अब सहायता नहीं करेंगे, सैनिकों को कह दिया, फैसिलिटीज़ में अंतर आने लगा। जो अंग्रेजी सैनिक है उनको फैसिलिटी अच्छी मिलती, जो भारतीय सैनिक है उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। भारतीय सैनिक बार बार महात्मा गांधी जी के पास आकर कंप्लेन करते कि हम आपके कहने से हमने क्या किया है, अंग्रेज़ों के सैनिक बने, नहीं तो हम नहीं बनते। महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया कि जो भी सेना में भर्ती है वो अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ करके चले आएँ। अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन सभी ने नौकरियां छोड़ दी। अब फिर आ गया साहब द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंग्लैंड को क्या चाहिए? भारतीय नौजवान चाहिए, क्योंकि भारतीय नौजवानों के मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। अब महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि कोई नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो चलेगा कैसे? अब वो क्या करने लगे कि लोगों को बहलाने लगे, फुसलाने लगे और गीत गा गा करके, नौटंकियाँ कर करके लोगों को आकर्षित करने लगे। क्या करने लगे कि देखो तुम्हारा जीवन देखो और हम आपको क्या क्या देंगे। देखो आप क्या क्या गीत गाया करते, गीत की पंक्तियाँ देखो। अरे भर्ती हो जा रे रंग रोटी, भर्ती हो जा रे रंग रोटी, भर्ती हो जा रे। क्या? अरे अठे मिलेंदे टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूटी, भर्ती हो जा रे। क्या कह दिया? अठे यानी इधर, इधर तो क्या मिलेंगे तुझे? देखो युवाओं, इधर तो तुम्हें लीतर यानी फटे पुराने कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए। हाँ, फटे पुराने कपड़े, क्या? जूते। फटे पुराने जूते मिलेंगे और उधर क्या मिलेंगे? उधे मिलेंदे, मिलेंदे यानी मिलेंगे बूट, बूट यानी शूज मिलेंगे। तो इधर तो तुझे फटे पुराने जूते चप्पल मिलेंगे और वो हम क्या देंगे? अच्छे बिल्कुल टक टक करती ध्वनि के साथ ऐसे नए बूट देंगे। हाँ, फिर आगे क्या कहता है कि भर्ती हो जा रे रंग रूट, रंग रूट यानी अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जा। अरे भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे।
अरे अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूटी, भर्ती हो जा रे। पुराने, पुराने यानी पुराने। इधर तो है भारतीय, इधर तो तुम्हें क्या मिलेगा, फटे पुराने कपड़े मिल रहे हैं, और हम आपको क्या देंगे, सूट देंगे, बिल्कुल तन करके आप चलोगे। आगे क्या कहते हैं, फिर देखो, फिर इन्हीं बातों से क्या, इन्हीं बातों से आकर्षित हो चुके नौजवान क्या हो जाते, भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। अरे धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट और जुराबों यानी मोजे को पहनकर जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता क्या कि हम भी फौजी बन गए हो। लेफ्ट राइट, 1 2 3 अबाउट टर्न। तो इस तरह से किया करते। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। अरे उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठिला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज की सी तेज आंखें, काकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की कुछ ऊंची एड़ियां के नीचे जो खुर्रियाँ यानी क्या लगाते हैं, वो जूतों के नीचे वो क्या लगती है, वह लोहे की पतलियाँ लगती है, लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुर्रियाँ और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, अरे इतने बड़े और इतने भारी भारी बूट, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके ठगनों यानी ये बिल्कुल पैर का ठगना में कहीं मोच तक नहीं आती। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूट की मांग करते तो माँ बाप यही कहते क्या कि आपके ठगने यानी पैर की जो एड़ी है वो क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। कौन कहते, माता पिता कहते हमसे। फिर आगे चलो कि मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था। भाई हम क्यों डरते थे, एक तो वह किसके थे, फिजिकल टीचर थे, शारीरिक शिक्षक थे, और दूसरा डिसिप्लिन में रहते थे, कभी मुस्कुराते नहीं थे, हमेशा डांटते थे, हमेशा बच्चों को अनुशासित रखते थे। परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। क्यों नफरत करते थे, कारण उसका मारपीट था। भाई नफरत क्यों करते थे, डिसिप्लिन में रखना बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों के साथ निर्दयता के साथ उनको मारना ये सबसे बुरा लगता था। हम सभी को जो मेरी उम्र के थे वह दिन नहीं भूल पाए जिस दिन वह हमें क्या, चौथी कक्षा में पढ़ाने के लिए क्या, फारसी पढ़ाने के लिए आए थे। क्या लेने आए थे साहब, फारसी। कौन पढ़ाने आए, क्योंकि फारसी वाले अध्यापक जी नहीं आए। अब नहीं आए तो कौन आ गए, कालांश खाली था, बच्चे घूम रहे थे। उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें फारसी पढ़ाऊंगा। तो मास्टर प्रीतम चंद जी कक्षा में आकर फारसी पढ़ाने लगे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ाते एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया क्या, कि इसी घंटी में जबानी सुनूंगा, यानी आपको मेरे को सुनाना पड़ेगा। फिर हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़कों को ही क्या रहा, 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन सब बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी क्या हुआ, तभी मास्टर जी घुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के नीचे पीछे से बाएं निकालकर कान पकड़े तो क्या हुआ, वह गुस्से से चीखे और
पीठ ऊंची करो, यानी क्या बना दिया हमें मुर्गा बना दिया। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 2-3 मिनट में ही टांगों में क्या होने लगी, जलन होने लगती थी। जैसे मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए भी गिर पड़ते। जब तक मेरी और हर वंश की बारी आई, यानी सारे बच्चे तो मुर्गे बन गए और हम 2 को बनना था, क्योंकि हमारा भी नंबर था, क्योंकि हम पारसी में शब्द रूप नहीं सुना पाए थे। हर वंश की बारी आई, तब हेड मास्टर जी कौन, मदन मोहन शर्मा जी वहाँ पर आ चुके थे और अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उनके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल के पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कल्पास से मिलने गए थे। वह दफ्तर में के सामने की ओर चले आते ही जो कुछ उन्होंने देखा, अरे सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन, यानी जो बच्चों के साथ जैसा बुरा बर्ताव किया मास्टर प्रीतम चंद जी का, तो वह शर्मा जी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाए और बहुत उत्तेजित होकर के बोले, क्या बोले, What are you doing? Is it the way to punish to the student of 4th class? क्या 4th क्लास के बच्चों को सजा देने का इस तरह से सजा दी जाती है? Stop it at once। एक बार फिर मौका इस तरह से नहीं दिया जाता। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं कक्षा के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी कह रहे थे, क्या करते हो, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का यही ढंग है, इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिनों स्कूल नहीं आए तो यह सभी मास्टरों को जुबान पर थी, परंतु हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल यानी निलंबित करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहाँ हजरीलाल नाम के माए तालीम यानी शिक्षा विभाग के अधिकारी के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। फिर आगे चले अपन। उसी दिन क्या हुआ साहब, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नासभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, बहाल यानी जब तक उनको आदेश नहीं देंगे, तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी पारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती क्या करती, धक धक करती फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी के कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। क्यों मुरझाए रहते? कि हमें लगता कि पता नहीं किस दिन वो प्रीतम चंद जी को बुला ले और किस दिन वो हमसे सुने। ठीक है, आगे चलो। आगे चलें। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियां वाले चौबारा किराए पर ले रखा था, वही आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल यानी निलंबित होने की रति यानी एक नाम मात्र भर की भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दो तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों को छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमसे भी कई बार
उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे। जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद के बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वही हम अपने तोतों को कैसे मीठी मीठी बातें कर लेते थे। क्या तोतों को उनके दहकती भूरी आँखों से भय न लगता था? फिर आगे चलें। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, पूरा हो गया कंप्लीट। थैंक यू।